प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत में राज्य बनने की प्रक्रिया महाजनपद काल से प्रारंभ हुई थी और जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय के अंदर हमको 16 महाजनपदों की सूची मिली थी, जिनमें से कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र थे। उन 16 महाजनपदों के हमने नाम देखे थे और आज उनकी आधुनिक भारत में उनकी स्थिति कहाँ पर है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे इन कुछ महाजनपदों के बारे में और महाजनपदों की जो शासन व्यवस्था थी उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि महाजनपदों में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था थी। जहां अंग, मगध, चेदी, वत्स, अवंती शक्तिशाली राजतंत्र थे, वहीं वज्जी एवं मल्ल शक्तिशाली गणतंत्र थे। अंग महाजनपद एक समृद्ध महाजनपद था और इसकी राजधानी चंपा एक प्रमुख एवं समृद्ध व्यापारिक केंद्र थी। इसकी समृद्धता की ओर अन्य महाजनपदों का आकर्षण होना स्वाभाविक था। उस समय के साहित्य में हमें राजधानी चंपा के बारे में, चंपा की समृद्धि के बारे में, चंपा नगरी की सुंदरता के बारे में हमें बहुत वर्णन मिलता है। और चूँकि चंपा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, समृद्धशाली नगर था, इसलिए अन्य महाजनपद इस नगरी की ओर आकर्षित हुए और अंग महाजनपद की सीमा मगध से लगती थी और मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को परास्त कर उसे मगध में मिला लिया, जिससे मगध की शक्ति और वैभव दोनों में वृद्धि हुई। मगध का शासक बिंबिसार अत्यंत शक्तिशाली था और वह एक शक्तिशाली राजतंत्र भी था और उसकी नीति भी विस्तारवादी थी। अतः चंपा नगरी के समृद्धि और वैभव को देख करके उसने अंग पर आक्रमण किया और उसे जीतकर शासक ब्रह्मदत्त को परास्त कर मगध में अंग को मिला लिया, जिससे मगध की शक्ति में भी वृद्धि हुई और उसकी समृद्धि में भी वृद्धि हुई। कौशल भी एक अन्य शक्तिशाली महाजनपद था। कौशल के शासक प्रसेनजीत ने अपनी शक्ति के बल पर काशी महाजनपद को अपने अधीन कर कौशल की शक्ति में वृद्धि की। वत्स एवं अवंती महाजनपदों में सदैव शक्ति विस्तार को लेकर के संघर्ष बना रहा। गणतंत्रात्मक महाजनपदों में वज्जी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वज्जी 8 राज्यों का संघ था, जिनमें लिच्छवी, विदेह एवं ज्ञात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे। यानी वज्जी संघ कहलाता था और इसमें 8 राज्य थे जिन्होंने मिलकर के इस शक्तिशाली संघ का निर्माण किया था, जिनमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और विशेषतः लिच्छवी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, संगठित थे। लिच्छवियों की शक्ति से निकटवर्ती महाजनपद ईर्ष्या रखते थे। लिच्छवियों की सेना बहुत शक्तिशाली थी और प्रत्येक नागरिक अपने आप को सैनिक मानता था। मगध का शासक अजातशत्रु लिच्छवी पर अधिकार करना चाहता था, किंतु वह हर बार पराजित हो जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः उसने लिच्छवियों को परास्त कर लिच्छवी पर अपना अधिकार स्थापित कर मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाया था। लिच्छवियों पर अजातशत्रु के अधिकार की स्थापना को लेकर के यह माना जाता है कि अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और महात्मा बुद्ध के समकालीन है अजातशत्रु। तो एक बार अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के पास गए और उनसे कहा
कि लिच्छवियों के पराजित न होने का क्या कारण है। तो महात्मा यानी इसका तात्पर्य उनका यह था कि वो ये पता करना चाहता था कि लिच्छवियों को कैसे पराजित किया जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तक लिच्छवी संविधान सभा या नागरिक सभा का आयोजन करते रहेंगे और जब तक लिच्छवियों में संगठन है, तब तक लिच्छवी अपराजित है। अर्थात लिच्छवियों में एक नागरिक सभा थी जिसमें प्रत्येक लिच्छवी वासी उसका सदस्य था। जो भी लिच्छवी का नागरिक था वो उसका सदस्य था। वे सब इस नागरिक सभा में लिच्छवी के संबंध में जितनी भी समस्याएं थी उन पर विचार विमर्श करते थे और उसमें बहुमत के साथ या सर्वसम्मति के साथ में निर्णय लिया करते थे। इसके अतिरिक्त लिच्छवी का प्रत्येक नागरिक अपने आप को लिच्छवी का सैनिक मानता था और लिच्छवी में संगठन बहुत ज़्यादा था, लोगों में एकता बहुत थी, संगठन की शक्ति थी। तो बुद्ध का ये मानना था कि जब तक ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी तब तक लिच्छवियों का पतन संभव नहीं है। अजातशत्रु ने इन दोनों चीज़ों को तोड़ने का प्रयास किया और अंततोगत्वा लिच्छवी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि महाजनपदों में शक्तिशाली महाजनपद एक अपनी अपनी शक्ति और अपने सीमाओं का विस्तार करने में परस्पर संघर्षरत थे और इनमें मगध महाजनपद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुआ। राजा बिंबिसार और उसके बाद अजातशत्रु के समय में मगध का विकास हुआ और इस तरीके से मगध वह पहला महाजनपद बना जो कि राज्य और साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। अब हम बात करते हैं संघीय महाजनपदों की शासन व्यवस्था की। हमें क्योंकि बाकी जगह राजतंत्र था, लेकिन जो वज्जी संघ है उस वज्जी संघ के शासन व्यवस्था के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अट्ठकथा, पाणिनि की अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें संघीय जनपदों की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पाणिनि तथा कौटिल्य ने महाजनपदों की तुलना यूनान के नगर राज्यों से की। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि गणराज्यों में प्रत्येक नागरिक स्वयं को राज्य का राजा समझता था। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सभी समान थे। शासन एवं सरकार चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। अतः स्पष्ट है कि इन संघीय महाजनपदों की शक्ति गण और समूहों में सन्निहित थी। तो संघीय महाजनपद के शासन व्यवस्था के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ अट्ठकथा से, पाणिनि की अष्टाध्यायी से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बड़ी ही महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी मिलती है। पाणिनि और कौटिल्य ने, क्योंकि कौटिल्य और पाणिनि यूनानी व्यवस्था के समकालीन रहे हैं, यूनानी आक्रमण उनके समय में हुए थे, तो उन्होंने इस बात ये जो शासन व्यवस्था थी उसकी तुलना यूनान के नगर राज्यों से की गई। जिस प्रकार से यूनान के नगर राज्य समूहों और गणों की शक्ति से संचालित थे, वहाँ का प्रत्येक निवासी, प्रत्येक नागरिक स्वयं को शासक मानता था। ठीक उसी तरीके से जो गणराज्य थे, उन गणराज्यों में उनके प्रत्येक नागरिक अपने आप को शासक के समकक्ष मानते थे। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि लिच्छवी के अंतर्गत जो नागरिक सभा थी उसमें प्रत्येक नागरिक उसका सदस्य था और प्रत्येक नागरिक को इस बात का अधिकार था कि जो उन्होंने गण प्रमुख बना रखा है या राजा बना रखा है वह उससे प्रश्न करे। लिच्छवी के लिए यदि कोई अहितकारी कानून पास होता है या कुछ भी अहित उनका हो रहा होता है लिच्छवी का, तो वह राजा से प्रश्न कर सकता था और यदि लिच्छवी के ऊपर कोई समस्या आई हुई है तो वह व्यक्ति उस समस्या के समाधान को भी प्रस्तुत कर सकता था।
तो इस प्रकार से गणराज्यों में प्रत्येक नागरिक अपने आप को राजा से कम नहीं समझता था। वहाँ सभी समान थे और शासन को संचालित करने के लिए, सरकार को संचालित करने के लिए योग्य प्रतिनिधियों को ही चुना जाता था। और इस तरीके से यदि शासक योग्य नहीं है, प्रतिनिधि सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो प्रजा उसको पदच्युत भी कर देती थी, उसको पद से हटा भी सकती थी। इस तरीके से संघीय महाजनपदों के अंदर जो शक्ति थी वह गण और समूह में सन्निहित थी। संघीय महाजनपदों की शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, राजा का क्या अधिकार था, राजा किस प्रकार से कार्य करता था, मंत्री परिषद कैसी थी, इन सब के बारे में हम अपने अगले लेक्चर के अंदर बात